हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग निबंध श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक भारत में राजभाषा की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और इस निबंध को देखेंगे। यह स्पेक्ट्रम निबंध का बुक है जिसमें हमने लगभग 20 टॉपिक पे निबंध बना चुके हैं और ये अगला टॉपिक है भारत में राजभाषा की स्थिति। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजभाषा का अर्थ होता है राज के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है। उसी भाषा का प्रयोग वे अपने सभी कार्रवाइयों में करते हैं। इसलिए संवैधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता, परंतु जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया। संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया। इस विषय पर बहुत लंबा वाद विवाद हुआ। लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर राजभाषा से संबंध उपबंधों का निर्माण किया। संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान तक हो रहा है। 1963 ईस्वी में पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसदों की कार्यवाहियों के लिए जारी रहेगा। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है, हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा। भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा। और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी उच्च न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार है। वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है, अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। परंतु इस भाषा की अभिवृद्धि के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा तत्पश्चात अन्य भाषाओं में प्रचलित शब्दों को
ग्राह्य बनाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंध वर्णित है। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्यों द्वारा मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करें। यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है, किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं भाषा के आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार बनाकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाया गया है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि भारत में हिंदी का उपयोग करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 43% है, जबकि अंग्रेजी का उपयोग करने वाले की संख्या कुल जनसंख्या का मात्र 3% है। हिंदी का विरोध करने वाले प्रमुख राज्यों की भाषाओं तमिल और बांग्ला की भी कुल प्रतिशत 14.4% है। 7.4% बांग्ला और 7% तमिल। फिर जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को स्थान दिया गया है, तब इनमें से जिस भाषा का सर्वाधिक लोग उपयोग करते हैं उसे तो राजभाषा बनाई जानी ही चाहिए, किंतु हमारे देश में राजभाषा के रूप में प्रमुखता प्रदान की गई है विदेशी भाषा को, और वह भी उनकी राजभाषा को जिन्होंने हमें लगभग 200 वर्षों तक शोषणपूर्ण नीतियों से शासित किया। अंग्रेजों ने तो अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में इसलिए स्थापित किया था ताकि भारत की अशिक्षित जनसंख्या उनकी दोषपूर्ण नीतियों को समझ न सके और शासन के सर्वोच्च पदों पर अंग्रेजों को ही स्थापित किया जा सके। संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था दी थी कि संविधान लागू होने के बाद के 15 वर्षों में भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अंग्रेजी को राजभाषा से हटाया जा सकेगा और उसकी जगह हिंदी को स्थापित किया जा सकेगा, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और आज संविधान लागू हो जाने के 60 वर्ष बाद भी भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकी है कि हिंदी देश की प्रमुख राजभाषा बने। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तब प्रकट होता है जब यह ज्ञात होता है कि भारत के मूल संविधान का हिंदी अनुवाद भी 90 के दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित हुआ। यदि हम कहें कि भारत के कुछ लोग अंग्रेजी व्यवस्था के अनुदित रूप हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रमुख कार्य मूल रूप से अंग्रेजी में ही होता है और बाद में उनका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। यह तो सर्वविदित है कि मूल संविधान का हिंदी रूप न होने के कारण संविधान की सदा से गलत व्याख्या प्रस्तुत की जाती रही है। फिर किसी भी मूल भाषा में वर्णित भावनाओं को अनुदित भाषा में मूल रूप में प्रस्तुत करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग 12वीं सदी से मिलने लगता है। राजपूतों, तुर्कों, मुगलों, मराठाओं आदि ने मध्यकाल में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया। जब अंग्रेज का भारत आगमन हुआ तब प्रथमतः तो उन्हें गहरा विचार विमर्श करना पड़ा कि हिंदी का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, और अंततः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू कर दिया। 19वीं सदी में राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। उस समय अनुवाद को तर्जुमा की संज्ञा दी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम में नेताओं द्वारा जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया गया था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनेताओं द्वारा उसकी अनदेखी की गई।
राजभाषा के रूप में हिंदी की समृद्ध परंपरा को देखते हुए उसे प्रमुख राजभाषा के रूप में मान्यता मिलनी ही चाहिए। साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है सूचना का अधिकार, नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।